करें स्टार्ट। काव्य शास्त्र का एक बेहतरीन टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक, रस निष्पत्ति। करें स्टार्ट। क्या जानते हो रस निष्पत्ति के बारे में? क्या पहले कभी नाम सुना है रस निष्पत्ति? सभी बातें हम करेंगे रस निष्पत्ति को लेकर। रस निष्पत्ति भारतीय काव्य शास्त्र का एक सिद्धांत है, रस सिद्धांत। क्लियर? और रस सिद्धांत यानी रस निष्पत्ति का सिद्धांत एक आचार्य भरत मुनि जी हुए थे, हमारे हिंदी के आदि आचार्य, संस्कृत के आदि आचार्य, यानी काव्य शास्त्र के आदि आचार्य, जिसका नाम है भरत मुनि। सुना है? भरत मुनि ने अपना एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। क्या नाम है? और नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने ये कहा था कि विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति। याद होगा आपको, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। एक बात मैं आपको बताऊं, ये रस निष्पत्ति जो सिद्धांत है ना, इसके समझ में न आने का एक पहला कारण क्या है, मैं बताऊं आपको। क्या लगता है आपको पहला कारण क्या है? क्यों नहीं समझ में आता? क्यों नहीं समझ में आता ये, या क्यों टफ लगता है रस निष्पत्ति? एक्चुअली क्या है कि मैं मानता हूं इसका नाम रस निष्पत्ति न होकर, इस सिद्धांत का नाम ही रस निष्पत्ति सिद्धांत ने गलत लिखा है। ये रस निष्पत्ति न होकर इसे कहना चाहिए था रस स्थिति सिद्धांत। बस अब बिल्कुल सरल बात होगी। देखो, रस की निष्पत्ति बता रहे हो और रस की स्थिति बता रहे हो। ये सिद्धांत रस की स्थिति पे बना हुआ है, रस की स्थिति पे बना हुआ है। पहली बात तो रस किसे कहते हैं? तो रस माने आनंद। रस माने आनंद। रस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आस्वाद्य रस, एक तो होता है आस्वाद्य और एक होता है आस्वाद। दो प्रकार के रस होते हैं, एक आस्वाद्य होता है और एक आस्वाद होता है। क्लियर? आस्वाद रस तो वह होता है जिसको आप देख सकते हो, जैसे मैंगो शेक वगैरह, ऑरेंज का जूस पी रहे हो, ये आस्वाद है। लेकिन आस्वाद्य वह होता है जिसका संबंध किससे हो? अनुभूति से। किससे संबंध हो? यानी जिसका संबंध अनुभूति से है वो आस्वाद्य है। तो रस का संबंध किससे है? अनुभूति से है। आप उसे दिखा नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हो। अनुभूति का मतलब फीलिंग से है, अनुभव का मतलब, अनुभूति का मतलब क्या है? फील करने से है। क्या मतलब है? फील करना। अब रस आस्वाद्य है ना? अब बात यह कि रस निष्पत्ति या रस की स्थिति। रस निष्पत्ति पढ़ोगे ना, उसमें भी आप ये पढ़ो कि रस की स्थिति कहां है। रस निष्पत्ति में आप क्या पढ़ोगे कि रस की स्थिति कहां है, यानी इस आस्वाद्य का भोग कौन करता है, अनुभूति किसे होती है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये है रस निष्पत्ति का कि रस का भोक्ता, रस का भोक्ता कौन है? रस का भोक्ता कौन है? भोग कौन करता है रस को? रस का भोग करने वाला कौन है? इस बात को लेकर रस सिद्धांत बना हुआ है और ये सारे पेचीदगियां, ये सारा सिद्धांत, सारा नियम तैयार है। रस का भोग कौन करता है? आपको क्या लग रहा है? मान लो मैंने बहुत अच्छी सी कविता लिखी है, बहुत अच्छी कोई कविता लिखी है, उस कविता को लिखने में मुझे आनंद आया, या उस कविता को पढ़ने वाले को आनंद आएगा, या कविता को सुनने वालों को आनंद आएगा, या उस कविता के अंदर जो पात्र मैंने डाले उन पात्रों को आनंद आएगा? रस का भोग कौन कर रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है आपके लिए।
रस का भोग कौन करेगा, इस बात को लेकर रस निष्पत्ति काम करेगा, रस निष्पत्ति सिद्धांत है। एक चलचित्र चल रहा है, एक मूवी चल रही है, एक फिल्म चल रही है, उस दृश्य को देखकर, जिसे मान लो रामायण ही चल रही है यहां पर, और रामायण में राम और सीता का जो हम रोल देख रहे हैं, जो अभिनय देख रहे हैं, उसे देखकर हम में से किसी की आंख में आंसू आ जाए, उनके वनवास का दृश्य देखकर आंसू आ जाए, तो रस किसे प्राप्त हो रहा है? देखने वालों को प्राप्त हो रहा है, या जिसने रामायण को लिखा उसे प्राप्त हो रहा है, या रामायण के वे पात्र जो अभिनय कर रहे हैं उनको प्राप्त हो रहा है रस, या रस उन लोगों को प्राप्त हो रहा है जो वास्तव में राम और सीता थे, मूल पात्र? किसको प्राप्त हो रहा है रस? अभिनय करने वाले को और देखने वालों को, है ना? है ना? ये कहना चाहते हो। मैं मान लो मैं कि आज मैं भगत सिंह का रोल अदा कर रहा हूं, भगत सिंह का पार्ट प्ले कर रहा हूं, तो मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है, या भगत सिंह को प्राप्ति हो रही थी आनंद की, या सामने बैठे दर्शकों को प्राप्ति हो रही है? अगर आनंद की प्राप्ति अभिनेता को हो रही है, अभिनय करने वालों को हो रही है ना, तो दर्शक का महत्व गौण हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर दर्शकों का महत्व क्या रहा है? फिर दर्शक क्या काम करे? उन्हें आनंद ही नहीं आ रहा तब। अगर आनंद, एक बात बताओ, आनंद मुझे आ रहा है, जो रोल अदा कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, उसे अगर आनंद आ रहा है, अगर उसे आनंद आ रहा है, तो फिर दर्शकों का महत्व क्या है? और दर्शकों के बिना तो नाटक चल ही नहीं सकता। वो क्यों देखने आएंगे जब उनको आनंद ही नहीं आ रहा, रस ही नहीं आ रहा उनको? तो ये प्रश्न बड़ा पेचीदगी भरा है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में ये कहा था कि विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। क्या कहा था? विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। रस की निष्पत्ति कैसे होती है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। उन्होंने क्या बताया कि रस की निष्पत्ति विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से होती है, ये कहा। लेकिन कैसे होती है ये वो नहीं बता पाए। कौन? भरत मुनि जी। भरत मुनि इस बात को नहीं बता पाए कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि आलू भी चाहिए, प्याज भी चाहिए, टमाटर भी चाहिए, नमक भी चाहिए, हरी मिर्च भी चाहिए, और मिर्च मसाला सब कुछ चाहिए, इससे सब्जी बनती है। पर सब्जी बनती कैसे है ये नहीं बता पाया। समझ गए? अब अगर मैंने आपको उसके अंदर जो जो पार्ट चाहिए, सब्जी के अंदर जो जो होना चाहिए वो सारा तो बता दिया, लेकिन वो सब्जी तैयार कैसे होगी ये नहीं बता रहा हूं, उस प्रक्रिया को मैंने नहीं बताया, इसका मतलब प्रक्रिया अधूरी है। समझ गए मेरी बात को, जो मैं कहना चाहता हूं? यानी भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति तो बता दी, लेकिन उस निष्पत्ति की प्रक्रिया वो नहीं बता पाए कि ये कैसे प्राप्त हुआ, ये रस कैसे प्राप्त हुआ। इजंट क्लियर? समझ रहे हो? अब इस बात को बताने के लिए कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है, इस बात को बताने के लिए बाद में विद्वान आए, जिसमें भट्टलोलट आए, शंकुक जी आए, भट्टनायक जी आए, अभिनव गुप्त आए, और इन सब लोगों ने अपने अपने सिद्धांत देकर यह साबित किया कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है, इन सब्जी बनती कैसे ये बताया उन्होंने। सब्जी तो बन जाती है इन चीजों से, लेकिन बनती कैसे ये बताया कि इन्होंने, इन चार विद्वानों ने। कौन कौन से? भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक और अभिनव गुप्त। जो अभी जो मैंने बताया वो समझे क्या? समझ गए क्या था? कुल मिला के कहानी सिर्फ ये थी कि रस का भोक्ता कौन है, इस बात को लेकर चार मत शुरू हो जाएंगे। क्लियर? लेकिन इस मत को शुरू करने के लिए पहली बात करनी पड़ेगी किसकी? निष्पत्ति की। कि निष्पत्ति के लिए क्या बात हुई? तो निष्पत्ति के लिए बात की थी किसने? भरत मुनि जी ने। किसने बात की थी पहली? भरत मुनि ने निष्पत्ति तो बता दी, लेकिन निष्पत्ति कैसे होती है ये नहीं बता पाए। करूं मैं स्टार्ट यहां से बात को? पहले हम एक एक बात को देखेंगे, हर एक विद्वान का मत देखेंगे, हर एक विद्वान की राय देखेंगे, उसके बाद में हम उनके सिद्धांतों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हर एक चीज को बहुत आराम से समझना है आपने। बहुत इतना सरल सिद्धांत है, इतना सरल नियम है कि अगर हम इसको थोड़ा सा भी ध्यान से देखें तो क्लियर हो जाएगा। आपको खोज क्या करनी है इस पूरे सिद्धांत में ये बता दूं, आपको खोज करनी है रस के भोक्ता की, कि रस का भोग कौन कर रहा है।
इस बात की खोज करनी है। एक आएगा वो ये कहेगा कि रस का भोग तो करता है मूल पात्र, एक आएगा वो कहेगा रस का भोग तो करता है जो रोल अदा करता है अभिनेता, वो रस का भोग करता है। एक कहेगा कि रस तो दर्शकों में होता है, भी सामाजिक में होता है रस। एक कहेगा कि सामाजिक में भी होता है और अभिनेता में भी होता है और मूल पात्र में भी होता है। तो ये पूरी कहानी ऐसे घूमेगी। चलो विधिवत शुरुआत यहां से। सबसे पहली बात हमें दिमाग में रखनी है किसकी, भरत मुनि की। भरत मुनि ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। भरत मुनि के ग्रंथ का नाम नाट्य शास्त्र है। क्या है भाई, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के अध्याय नंबर, नाट्य शास्त्र के अध्याय नंबर 6 और 7, नाट्य शास्त्र के 2 अध्यायों में, कौन से में, छठे और 7वें में रस संबंधी बातें मिलती है। रस के संबंध में भरत मुनि के मत प्राप्त होते हैं। इतनी बात समझ गए आप, क्लियर। रस के संबंध में मत मिलते हैं छठे 7वें अध्याय में नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के, क्लियर। हुआ ये कि काव्य की आत्मा किसे माना जाए, काव्य आत्मा, काव्य की आत्मा कौन है, इस बात को लेकर मत चला था। और काव्य की आत्मा को लेकर जो बात चली वो बात मिली हमें कौन से अध्याय में, छठे व 7वें अध्याय में नाट्य शास्त्र के। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र के छठे व 7वें अध्याय में यह घोषणा कर दी कि काव्य की आत्मा तो कौन है, रस है। ठीक है, भरत मुनि ने काव्य की आत्मा, भरत मुनि ने काव्य की आत्मा रस को माना। इसको माना, रस को माना। काव्य आत्मा को लेकर समय समय पर विभिन्न संप्रदाय बने हुए हैं। संप्रदाय माने स्कूल, इंस्टीट्यूट, समझ रहे हो ना मेरी बात को। किसी भी मत के विरुद्ध या किसी मत के समर्थन में कुछ संस्थाएं बन जाती है। ऐसा ही हुआ कि काव्य की आत्मा किसे माना जाए। आत्मा का मतलब काव्य का प्राण तत्व क्या है, काव्य का प्राण तत्व क्या है, इस बात को लेकर मत चला। तो भरत मुनि ने सबसे पहले कह दिया कि काव्य की आत्मा कौन है, रस है। रस निकाल दो तो काव्य शून्य हो जाएगा, आत्मा मर जाएगी। और जब व्यक्ति की आत्मा मर जाती है तो व्यक्ति एक शव रह जाता है, कोई महत्व नहीं रहता उसका। समझ गए क्या। अब हुआ क्या, इन्होंने कहा कि काव्य की आत्मा रस है। इसी बात को काटने के लिए भामे आगे इन्होंने कहा कि काव्य की आत्मा तो अलंकार है, यानी काव्य में अगर अलंकार नहीं होगा तो काव्य मृत के समान है। उसके बाद में कोई रीति वाला आ गया कि काव्य की आत्मा तो रीति है। कोई रीति के अलावा एक और आ गया, कौन, औचित्य संप्रदाय वाले, ध्वनि संप्रदाय वाले। कोई कहता काव्य की आत्मा ध्वनि है, कोई कहता काव्य की आत्मा वक्रोक्ति है, कोई कहता काव्य की आत्मा रस है, कोई कहता काव्य की आत्मा अलंकार है, कोई काव्य की आत्मा रीति को मानता। सबने अलग अलग मत दिए। काव्य आत्मा को लेकर 6 संप्रदाय बने हुए हैं। उनमें से पहला संप्रदाय कौन सा है, रस संप्रदाय। काव्य आत्मा, काव्य आत्मा को लेकर 6 संप्रदाय हैं। इनमें से पहला संप्रदाय है जिसका नाम क्या है, रस संप्रदाय। रस संप्रदाय काव्य शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। रस संप्रदाय काव्य शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। कैसा संप्रदाय है भाई,
प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? रस संप्रदाय। रस के बाद में आते हैं कौन? अलंकार संप्रदाय, जिसके जनक कौन है? भरत मुनि और भामह। अलंकार संप्रदाय के भामह, भरत मुनि तो रस के हैं ही। क्लियर? अब देखो, भरत मुनि ने काव्य की आत्मा किसे स्वीकार कर लिया था? रस को। किस ग्रंथ में? नाट्य शास्त्र के कौन से अध्याय में? और 6 और 7वें रस के संबंध में मत है कि रस काव्य की आत्मा है। इसी 6, 7वें अध्याय में नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने लिखा था क्या? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादृश निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादृश निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। संयोगादृश यानी संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये इन्होंने सूत्र दे दिया। इसे कहा जाता है रस सूत्र। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने एक सूत्र दिया था जिसका नाम क्या है? रस सूत्र। क्या नाम है इसका? रस सूत्र। लेकिन इस रस सूत्र की व्याख्या भरत मुनि नहीं कर पाए। समझ गए? भरत मुनि रस सूत्र की व्याख्या नहीं कर पाए। ठीक है। अब भरत मुनि रस सूत्र की व्याख्या नहीं कर पाए तो बाद में विद्वान आए जिन्होंने रस सूत्र की व्याख्या की, और रस सूत्र की व्याख्या करते हुए यह बताया कि संयोग का क्या अर्थ हो सकता है, संयोग का क्या अर्थ हो सकता है, और निष्पत्ति का क्या अर्थ हो सकता है, यह बताया बाद के विद्वानों ने। लेकिन निष्पत्ति से मतलब हम क्या लेंगे? निष्पत्ति से मतलब बाद के विद्वानों ने लिया था रस स्थिति। क्या मतलब है निष्पत्ति का? रस की स्थिति। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना कि निष्पत्ति का मतलब है रस की स्थिति, यानी रस कहां स्थित है ये बताना है हमें। तो भरत मुनि ने यह कह दिया कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, लेकिन कैसे होती है ये प्रक्रिया नहीं बता पाए। वही बात की सब्जी बनती कैसे ये नहीं बता पाए। सब्जी में क्या क्या होता है ये इन्होंने बता दिया। यानी रस की प्रक्रिया में क्या क्या होता है? विभाव होते हैं, अनुभाव होते हैं, व्यभिचारी भाव होते हैं, इनका संयोग होता है तो रस होता है। लेकिन इनका संयोग कैसे होता है? नमक किस मात्रा में डालें, मिर्च कितनी मात्रा में डालें, हल्दी जीरा किस मात्रा में डालें, ये नहीं बता पाए ये लोग। समझ गए क्या? तो इसको बताने के लिए बाद के विद्वानों ने व्याख्या की। क्लियर? तो आगे चलकर हमें रस की क्या ज्ञात करनी है? निष्पत्ति न बताकर हमें क्या करनी है? रस की स्थिति हमें ज्ञात करनी है। रस की स्थिति समझ गए क्या? अब रस की स्थिति अगर हमें ज्ञात करनी है तो बात यह है कि रस की स्थिति जब आप ज्ञात करोगे तो हमें यह बताना पड़ेगा कि रस का भोग कौन करता है? रस का भोग कौन करता है? सवाल हमारे सामने पहला यही है। पहला सवाल क्या है कि रस का भोग कौन करता है? इज इट क्लियर? अब रस का भोग कौन करता है, यहां से कुछ शब्दावलियां हैं वो आप अपने दिमाग में बिठाओगे। पूरी रस प्रक्रिया जब तक रस सिद्धांत चलेगा आपको वो शब्दावली आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्या क्या रस का भोग कौन करता है, इस बात को लेकर मत देखिए। एक आया वो ये कहते कि रस तो अनुकार्य में होता है। रस तो किस में होता है? अनुकार्य में। एक विद्वान आए वो कहते रस तो अनुकर्ता में होता है। एक विद्वान आएंगे जो कहेंगे रस तो सामाजिक में होता है। एक आएगा जो कहेगा रस तो कवि में होता है, रचनाकार में होता है।
एक आएगा वो कहेगा रस तो रंगमंच का विषय है, रंगमंच में होता है, स्टेज नहीं है तो आनंद ही नहीं आएगा। अलग अलग मत। लेकिन तीन बातें आपको निश्चित रूप से समझनी होगी हमें। रस का भोग कौन करता है? अनुकार्य, अनुकर्ता और सामाजिक। इन तीन शब्दों को समझ लो, रस सिद्धांत समझ में आ जाएगा। समझे इन तीनों को? समझा है क्या? आप जानते हो इनके बारे में? अनुकार्य क्या है? अनुकार्य होता है मूल पात्र। अनुकार्य कौन होता है? मूल पात्र का मतलब जो हमारा ऐतिहासिक पात्र है, वो जो ऐतिहासिक पात्र है या मूल पात्र, उसे हम क्या कहते हैं? अनुकार्य। आप अनुकार्य से मतलब ये समझ सकते हो कि जैसे राम, दशरथ पुत्र राम, कौशल्या नंदन राम, समझ गए क्या? तो राम एक ऐतिहासिक पात्र है, मूल पात्र था, ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा ये? अनुकार्य। अनुकर्ता, अनुकर्ता का नाम है नट। अनुकर्ता का नाम क्या है? बोलो रे। नट या नटी या अभिनेता। समझ गए क्या? अनुकर्ता क्या होता है? नट भी हो सकता है, नटी भी हो सकती है। जैसे सीता का रोल अदा करेगी वो नटी कहलाएगी, राम का रोल अदा करेगा वो नट कहलाएगा। नट या नटी या अभिनेता या अभिनेत्री, अभिनेता या अभिनेत्री, ये क्या कहलाते हैं? अनुकर्ता कहलाते हैं। अनुकर्ता का मतलब होता है जो अभिनय करने वाला होता है वो। अनुकर्ता का मतलब अभिनय करने वाला। समझ गए? इसका मतलब कौन होगा? अनुकर्ता कौन होगा? नहीं, राम का, राम का अभिनय मंच पर करने वाला। समझ गए क्या? मूल राम, कोई तो कहेगा कि मूल राम जो था ना उसमें ही रस की प्राप्ति हुई, कोई कहेगा नहीं, जो मंच पे आके राम का रोल अदा कर रहे हैं ना उसे रस की प्राप्ति हो रही है। समझ गए क्या? एक अन्य मत और आएगा, वो ये कहेगा कि सामाजिक में या प्रेक्षक में या दर्शक में, सामाजिक, प्रेक्षक या दर्शक, तीनों शब्द एक के लिए लगेंगे, याद रखना। जिस भी सिद्धांत में मैं कहूं प्रेक्षक तो इसका मतलब दर्शक, दर्शक का मतलब दर्शक, और सामाजिक का मतलब भी दर्शक। आप और हम दर्शक हैं, सामाजिक हैं, सहृदय हैं। समझ गए? तो इनके लिए इतने सारे शब्द चलेंगे, सामाजिक के लिए तो सहृदय। इज इट क्लियर? अब बात ये चल रही कि रस का भोग कौन करता है, तो इसमें तीन बातें आएगी। एक विद्वान ये कहेगा कि रस का भोग तो कौन करता है? अनुकार्य। अनुकार्य का मतलब, दूसरा कहेगा कि रस का भोग तो कौन करता है? अनुकर्ता का मतलब अभिनेता, नट या नटी। फिर आएगा कि रस का भोग तो कौन करता है? सामाजिक। क्लियर? कोई डाउट? समझ गए ना? अब इस सवाल का जवाब खोजना है अपने को। जब हम रस सिद्धांत कर चुके होंगे कंप्लीट, तब आपको पता चलेगा कि रस का भोग कौन करता है। आप सिद्धांत जब पढ़ रहे होंगे ना, तब एक जना तो आके कह देगा कि नहीं, रस तो अनुकार्य में होता है। अनुकार्य का मतलब जो राम हुए थे उन्हीं में, उन्हीं को आनंद आ रहा था, वनवास जाने का आनंद उन्हीं को आ रहा था, सीता के हरण पे जो दुख शोक हुआ है वो उन्हीं को आनंद आ रहा था, रावण से युद्ध का आनंद उन्हीं राम को आ रहा था। अब रामलीला में जो राम का रोल अदा करा उसे नहीं आ रहा। समझ गए? एक कहेगा नहीं जी, रामलीला में जो राम का रोल अदा करा ना उसको आनंद आ रहा है। समझ गए?
फिर उसको आनंद आ रहा है कि वो रावण को मार रहा है, वो सेम वही उसी रोल में जी रहा है अपने आप को। राम, खुद राम के अभिनय में राम ही बन जाता है। अभिनय कला क्या है? एक नाटक का विकास करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है अभिनय की कला। जाग रहे हो? आंख खोल के सुन रहे हो? हाँ, फिर तो जाग रहे हो, कान खोल के सुन रहे हो तो सुनो। क्या पता कई ऐसे मंत्र मुग्ध से बैठे, तो या तो ज्यादा समझ में आ रहा है या उनकी चेतना कहीं और चली गई। सुनो क्या बात थी अपनी, कि एक ने क्या कहा किसमें होता है, और एक ने क्या कहा किसमें होता है, अनुकर्ता। मैं ये कह रहा हूं जैसे रामलीला में जो राम या सीता का रोल अदा कर रहा है उसको आनंद आ रहा है, एक व्यक्ति ये कहेगा, एक व्यक्ति कहेगा नहीं जी, देखने वाले को आनंद आ रहा है। आपको क्या लग रहा है किसको आनंद आता है? देखने वाले को। अनुकर्ता और सामाजिक दोनों को आ रहा है। अनुकर्ता को आनंद आएगा तभी तो वो रोल करेगा, वरना वो कहेगा छोड़, काय का रोल अदा करना है। और बताओ, तो सामाजिक को कैसे कैसे फील होता है, रस कैसे अनुभव होता है रस सामाजिक को? उनको देख के होता है। अब मान लो मंच पे, बुरा मत मानना मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, मान लो मंच पे एक रोल अदा किया जा रहा है और राम और सीता का रोल अदा किया जा रहा है, राम और सीता का रोल प्ले किया जा रहा है, लेकिन जो राम है वो तो है मेरा दोस्त, और वो सीता है ना, वो लड़की, वो आप में से किसी की दोस्त, हाँ भी वो किसी की फ्रेंड है वो। अब वो सीता के प्रति राम जो प्रेम कर रहा है, सीता के प्रति राम का जो प्रेम है, समझ गए मेरी बात को? तो वो मंच पे खड़ा है राम, वो सीता के प्रति प्रेम दिखा रहा है, क्या वैसा प्रेम सामाजिक के मन में आएगा कि हाँ ठीक है ये प्रेम बढ़िया है चलने दो? उसको गुस्सा आएगा कि मेरी फ्रेंड के साथ ये कोई कैसे कैसे कर रहा है? समझ रहे मेरी बात को? ईर्ष्या होगी, फिर सामाजिक कैसे भोग कर रहा है, आनंद कैसे ले रहा है? कैसे सामाजिक को आनंद कैसे आ रहा है? इस बात को जिसने पकड़ लिया वो रस को पकड़ चुका है। अब देखो उसे ईर्ष्या तो होगी, जलन तो होगी कि ये मेरी फ्रेंड है, लेकिन जब तक उसे उसकी फ्रेंड नजर आती रहेगी नहीं तब तक वो रस में डूब ही नहीं सकता, वो रस प्राप्त ही नहीं कर सकता। रस की प्राप्ति की स्थिति क्या होती है? साधारणीकरण। साधारणीकरण क्या होता है? साधारणीकरण ये होता है कि जो सामने है उसे अपना बना लेना, ये साधारणीकरण है। दूसरे की अनुभूति अपनी अनुभूति में बना लेना, ये साधारणीकरण है। आपसे जैसे मैं रस पढ़ा रहा तब मैंने ये कहा था ना कि आपके फेवरेट हीरो की पिटाई हो रही है लेकिन दर्द आपकी हो रहा है, ये साधारणीकरण है। आपकी फेवरेट हीरो को घर से निकाल दिया गया, तकलीफ आपको और बेचारे को निकाल दिया, ये साधारणीकरण है। दूसरे की अनुभूति को आप फील करने लग जाओ, कांटा उसके चुभ रहा है लेकिन दर्द आपके हो रहा है, ये साधारणीकरण है। तो वो क्या करेगा, उस समय सीता को भूल जाएगा कि ये मेरी फ्रेंड है, वो सीता को मां सीता माना शुरू कर देगा और वो पवित्र भावना जागृत कर लेगा अपने उसके प्रति भी। समझ रहे हो क्या? ये साधारणीकरण की प्रक्रिया है और साधारणीकरण की प्रक्रिया ही रस को पैदा करती है। क्लियर यहां तक की बात? साधारणीकरण एक प्रक्रिया आएगी, बीच में बताऊंगा ना साधारणीकरण, तीसरा सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे ना साधारणीकरण आएगा जहां पर वो बहुत ही महत्वपूर्ण आएगा, भट्टनायक जी का, वहां हम बात करेंगे साधारणीकरण की। लेकिन पहली बात यहां तक की, ये तीन बातें हैं, रस का भोग कौन करता है, तो तीन लोगों में बहस तीन में रहेगी। ठीक है, एक बार पुनः चलते हैं हम। भरत मुनि ने, भरत मुनि ने एक रस सूत्र प्रतिपादित किया। भरत मुनि ने रस सूत्र प्रतिपादन किया, रस सूत्र का क्या क्या था? रस सूत्र आपने पढ़ा था, क्या था अभी? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादृश, निष्पत्ति।
ये एक रस सूत्र था जो किसने दिया था? भरत मुनि जी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? भरत मुनि। अब भरत मुनि ने रस सूत्र में यह बता दिया कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि के इस रस सूत्र में एक तो संयोग शब्द और एक निष्पत्ति शब्द को लेकर विद्वानों में मतभेद हुआ। क्या हुआ? विद्वानों में मतभेद। और यही मतभेद रस सिद्धांत का जनक है, रस की उत्पत्ति के विषय मतों का जनक है कि संयोग कैसे होता है, निष्पत्ति कैसे होती है, संयोग किसका किससे होता है ये, और निष्पत्ति कैसे होती है। इस बात को लेकर बाद के विद्वानों ने व्याख्या शुरू कर दी इसकी भी, कैसे हुआ। समझ रहे हो क्या? सुनो क्या, बाद के विद्वान कौन? एक हल्का सा मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, फिर हम निष्पत्ति की ओर आएंगे। रस सूत्र के व्याख्याकर्ता कौन थे? ये जो रस सूत्र मिला है, इस रस सूत्र के व्याख्याकार, इस रस सूत्र के व्याख्याकारों में चार नाम आते हैं प्रारंभ में। एक तो है भट्ट लोलट। कौन है? भट्ट लोलट। एक है आचार्य शंकुक, एक है भट्टनायक, और एक है अभिनव गुप्त। तो इन चार विद्वानों के मतों को पढ़ेंगे। चारों इसके क्या है? रस सूत्र के व्याख्याकार। ठीक है, इन चारों में क्या पढ़ना है अपने को वो देखो। व्याख्याकारों में पहली बात जो मैं बता रहा हूं वो सुनना आप। रस सूत्र के व्याख्याकार, उन व्याख्याकारों का सिद्धांत क्या था, इस पे बात करेंगे। सिद्धांत के बाद हम बात करेंगे कि उनका दर्शन क्या था। दर्शन के बाद हम बात करेंगे कि इनके मतानुसार रस की स्थिति। हम आपको रस की स्थिति से मतलब क्या? रस की निष्पत्ति। समझ गए? रस की निष्पत्ति। अब सुनो इसको। व्याख्याकारों में पहला नाम आता है भट्ट लोलट का। किसका नाम आता है भाई? भट्ट लोलट। भट्ट लोलट ने अपना सिद्धांत दिया जिसका नाम है उत्पत्तिवाद। इसके और भी बहुत सारे नाम आएंगे, उत्पत्तिवाद, प्रतीतिवाद, पुष्टिवाद, आरोपवाद, ब्रह्मवाद, वो सारे बाद में करेंगे। फिर इनका दर्शन क्या था? इन्होंने कौन से दर्शन पे ये अपना सिद्धांत आधारित किया? तो इनका दर्शन जो था वो था मीमांसा दर्शन। कौन सा दर्शन था? मीमांसा दर्शन। रस की स्थिति कहां मानी? इन्होंने रस की स्थिति मानी थी अनु कार्य में। अनुकार्य कौन होता है? मूल पात्र, ऐतिहासिक पात्र। कौन होता है अनुकार्य? ऐतिहासिक पात्र। इन्होंने रस की स्थिति मानी अनुकार्य में, ऐतिहासिक पात्र में। दूसरे व्याख्याकार आए रस सूत्र के, जिनका नाम है आचार्य शंकुक। आचार्य शंकुक ने कौन सा सिद्धांत दिया रस निष्पत्ति में? इन्होंने सिद्धांत दिया जिसका नाम है अनुमितिवाद। क्या नाम है? अनुमितिवाद। ठीक है, इन्होंने अनुमितिवाद जो दिया ये न्याय दर्शन पर आधारित था। किस पे आधारित था?
न्याय दर्शन पर आधारित था। इन्होंने भी रस की मूल स्थिति किसमें मानी? अनुकार्य में मानी। किसमें मानी थी? अनुकार्य में। अनुकार्य का मतलब ऐतिहासिक पात्र। ऐतिहासिक पात्र। रस सूत्र के तीसरे व्याख्याकार जो थे उनका नाम था, क्या नाम था भाई? भट्टनायक। क्या नाम था? भट्टनायक। भट्टनायक के सिद्धांत का नाम था भुक्तिवाद। क्या नाम था? भुक्तिवाद। और इनके दर्शन का नाम था सांख्य दर्शन। लेकिन इन्होंने रस की मूल स्थिति किसमें मान ली थी? सामाजिक में। किसमें मानी थी? सामाजिक में, यानी दर्शक में रस होता है, ये कहा। रस निष्पत्ति की चौथी व्याख्या जो की वो किसने की थी? अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने रस निष्पत्ति के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत दिया था? अभिव्यक्तिवाद। क्या नाम दिया इन्होंने? अभिव्यक्तिवाद। और दर्शन क्या था इनका? शैव दर्शन, जिसे हम प्रत्यभिज्ञा दर्शन भी कहते हैं। ठीक है क्या? ये इनका दर्शन था। इन्होंने भी रस की स्थिति कहां मानी? सामाजिक में। किसमें मानी? आप ये देखें कि इनमें से किसी भी मत में अनुकर्ता की बात नहीं आई, सब में अनुकार्य की बात आ गई और समाज की बात आ गई, है ना। ये कहते हैं भट्टलोडर जी कि रस की मूल स्थिति जो होती है वो अनुकार्य में होती है। किसमें होती है? रस की वास्तविक स्थिति, मूल स्थिति अनुकार्य में होती है। किसमें होती है? और अनुकर्ता पर रस का आरोप कर लेते हैं दर्शक। दर्शक अनुकर्ता पर आरोप कर लेते हैं। समझ गए? इस आरोप से दर्शक को चमत्कार होता है, चमत्कृति आ जाती है और इस चमत्कार से उनको आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अब आरोप से रस का जन्म हो रहा है, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम आरोपवाद भी पड़ जाता है। देखो समझे मेरी बात को। वो ये कह रहे हैं रस की मूल स्थिति तो किसमें है? राम सीता जो मूल पात्र थे उनमें। लेकिन अभिनेता जब उसका रोल अदा करता है तो दर्शक उन्हें ही क्या मानने शुरू कर देता है? राम लक्ष्मण भरत सीता मानना शुरू कर देते हैं उनको। दर्शक ब्रह्मवश उन्हें क्या मान लेता है? राम और सीता मान लेता है। भ्रम के कारण भ्रम हो जाता है, उनको वहम हो जाता है, उन्हें प्रतीति होती है। दर्शकों को ऐसा प्रतीत होता है कि ये क्या है? राम ही है। अरे अपने जब टीवी सीरियल देखते हैं तो हमें यही लगने लग जाता है ना ये राम है, जबकि हमें पता है ये तो एक्टर है, और हम उसे क्या मानना शुरू कर देते हैं? राम। कुछ लोग तो क्या करते हैं, उसको जब जैसे ही वो शुरू होता है ना, राम जी दिखाई देते हैं, उसके ऐसे आरती और उतारते हैं उनकी। ये क्या है? उनमें राम की प्रतीति होती है, इसीलिए सिद्धांत का नाम प्रतीतिवाद होता है। उस अभिनेता पर राम के गुणों का आरोप कर लेते हैं, इसलिए इसका नाम आरोपवाद है। समझ गए? भट्ट लोलट ने एक सिद्धांत दिया, एक मत दिया, रज्जु सर्प प्रतीति। रज्जु सर्प प्रतीति कि जिस प्रकार रस्सी में सांप की प्रतीति हो जाती है और फिर हम डर के दूर हो जाते हैं, नहीं हाथ नहीं लगाए सांप ना हो कहीं। होता है ना ऐसा कि रस्सी को सांप से मुझे पीटने लग जाते हैं, भ्रम के कारण भाव जाग जाते हैं। वो कहता है भ्रम के कारण भी रस की प्राप्ति हो सकती है। भ्रम के कारण भी रस की प्राप्ति, मैं ये सारी बातें विस्तार पूर्वक बताऊंगा। अभी सिर्फ ये समझिए, अभी तो ऑब्जेक्टिव चल रहा है, शॉर्टकट। भी पहले तो मैं एक बार कच्चा मकान तैयार कर रहा हूं कि आपका एक मकान बन जाए कच्चा सा,
फिर मैं उसको समझाना शुरू करूंगा। अभी आपके दिमाग में तो मैं सिर्फ वो छोटी छोटी नट बोल्ट सेट कर रहा हूं, ये सेट हो जाए, समझ रहे हो ना। मतलब ये कहीं कोई भी ऐसे आपको ये ना, ये कहां से आ गया, ये प्रतीति कहां से आ गया, ये उत्पत्ति कहां से आ गया, ये ब्रह्म कहां से आ गया, ब्रह्मवाद, प्रतीतिवाद, पुष्टिवाद, उत्पत्तिवाद, आरोपवाद, ये क्यों लगे, किस लिए लगे, ये बता रहा हूं मैं आपको। मतलब इन्होंने ब्रह्म क्यों रखा, वो कहता है कि जिस प्रकार रस्सी में सांप का ब्रह्म होने से हम रस्सी को पीटना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, उसको मारोगे ये खा ना जाए, जबकि हमें पता है कि रस्सी है, बाद में पता चलता है ये रस्सी है। लेकिन ब्रह्मवश हमें एक डर तो जागृत करवा दिया ना उसने, उसी ब्रह्म के कारण रस की प्रतीति हो जाती है। कुछ देर के लिए हम किसी भी हमारे जानकार व्यक्ति ने राम का रोल अदा किया तो भी हम उसको राम मानना शुरू कर देते हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा एक दिन, जिसने रामायण में राम का रोल अदा किया था ना, नाम तो मुझे नहीं पता उनका, वो व्यक्ति किसी को रेलवे स्टेशन में मिल गए, कोई दिल्ली मुंबई की घटना है कहीं की। अब वो रेलवे स्टेशन में मिल गए ना, तो वहां के जो दर्शक थे ना, वो उनके पैर छू रहे हैं, राम जी करके बात कर रहे हैं। मतलब उनका अपना वास्तविक नाम लोग भूल गए, उन्हें राम ही मानना शुरू कर दिया उन्होंने। तो एक अभिनेता में एक गुण होता है, ये टैलेंट होता है। आपको ये याद रखना है, जो आपके सामने अभी जो लिखा गया है ना, इससे एक प्रश्न पक्का आना है। क्या आएगा? उत्पत्तिवाद किसने दिया, अनुमितिवाद किसने दिया, भुक्तिवाद किसने दिया, और अभिव्यक्तिवाद किसने दिया? समझ गए? बर्ट लॉरेट का सिद्धांत किस पे आधारित है? शंकु का सिद्धांत, भट्ट नायक का और अभिनव गुप्त का शैव दर्शन पे। क्लियर? इन दोनों ने रस की मूल स्थिति किसमें मानी है? इन्होंने किसमें मानी है? ये दोनों मूल रूप से अनुकार्य में मानते हैं, ये अनुकार्य में मानता है मूल पात्र में, ये अनुकार्य में, शंकु कहते हैं अनुकार्य में तो रस की स्थिति है मूल रूप से, लेकिन गौण रूप से सामाजिक में भी रस होता है। लेकिन पहली बार सामाजिक को महत्व किसने दिया था? तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है अपने लिए कौन? भट्ट नायक। यहां तक बोलो, कोई दिक्कत, कोई डाउट? ये दर्शन के नाम है। सांख्य दर्शन जैसे होता है, मीमांसा दर्शन है, सांख्य दर्शन है, शैव दर्शन है, ये दर्शन के नाम है। फिलोसफी, थॉट्स। सुनो, छोटी सी बात और बताता हूं। एक तो ये जो व्याख्याकार थे उनको सुनो, ठीक है? फिर इन व्याख्याकारों ने क्या किया? इन व्याख्याकारों ने संयोग का क्या अर्थ दिया था वो सुनो, फिर निष्पत्ति का क्या अर्थ दिया था वो सुनो, और सिद्धांत का नाम क्या था वो सुन लो। व्याख्याकार कौन? पहला कौन था? भट्ट लोलट। भट्ट लोलट ने संयोग शब्द का क्या अर्थ दिया था, बता सकते हो? भट्ट लोलट ने संयोग 3 प्रकार के बताए थे। एक तो इसने कहा था कि संयोग शब्द का मतलब है उत्पाद्य, उत्पादक। जानते हो क्या होता है उत्पाद्य उत्पादक? जानते हो? नहीं जानते? उत्पाद्य उत्पादक नहीं जानते? उत्पाद्य उत्पादक क्या होता है? अरे मैंने एक बीज डाला यहां पे और एक बेल हो गई, उस बेल से एक फल लग गई। अब उत्पाद्य उत्पादक क्या है? उत्पादक कौन है इसमें? उत्पादक फल है? अरे उत्पादक फल है या बेल है? नालायक को, मैंने एक कारखाना लगाया यहाँ पे, ये कारखाना है जी, और ये धुआं निकल रहा है इससे, ठीक है?
और इस कारखाने से मेरे लिए एक शर्ट बन के आ गई। क्या रही शर्ट? ये लो, कौन उत्पादक कौन उत्पादक है? उत्पादक कारखाना है, मैन्युफैक्चरर। जो उत्पादन करता है वो उत्पादक होता है। उत्पादन कौन कर रहा है? ये फल कौन लगा रहा है? लेकिन प्राप्त क्या हो रहा है हमें? फल। फल क्या हो गया? उत्पादे। इस कारखाने से हमें क्या मिल रही है? शर्ट। शर्ट क्या होगी हमारी? उत्पादित उत्पादक जानती हो? अभी तो कह रहे नहीं जानते। उत्पादित उत्पादक जानते हो? अरे समझ गए मेरी बात को? उत्पाद्य एंड उत्पादक। उत्पादक वह होता है जो उत्पादन करता है, और उत्पाद्य वह जो उत्पादन से हमें प्राप्त हुआ है। तो ये कहते हैं कि संयोग का मतलब है उत्पाद्य उत्पादक। संयोग का मतलब क्या है? कौन कहता है ये बात? भट्ट लोलट। अब जब भी उत्पाद्य उत्पादक संबंध होगा, कौन सा संबंध होगा? उत्पाद्य उत्पादक संबंध होगा, तो रस की निष्पत्ति न होकर रस की क्या होगी? फिर इन्होंने कहा कि नहीं, उत्पाद्य उत्पादक संबंध तो है रस का, ये है विभाव के साथ स्थायी भावों का, लेकिन अनुभाव के साथ स्थायी भावों का संबंध अलग है। वो है बोध्य बोधक। क्या संबंध है? बोध्य बोधक। बोध्य बोधक संबंध से रस की प्रतीति होती है। क्या होती है? रस की प्रतीति। फिर कहा कि देखो, रस का स्थायी भाव का संचारी भावों के साथ संबंध जो है ना, वो पोष्य पोषक संबंध है। कैसा संबंध है? पोष्य पोषक संबंध है। और पोष्य पोषक संबंध से रस की क्या होती है? पुष्टि। क्या होती है? रस की पुष्टि। तो संयोग कितने प्रकार के बताए भट्टलोलट ने? 3 प्रकार के। उत्पादक उत्पादक, बोध्य बोधक और पोष्य। समझ गए क्या? इन 3 प्रकार के संबंध से निष्पत्ति के भी कितने अर्थ बन गए? 3। की निष्पत्ति का एक अर्थ है उत्पत्ति होती है, फिर दूसरा अर्थ है प्रतीति होती है, तीसरा अर्थ है पुष्टि होती है। इसी से सिद्धांत क्या बना लिया कि जहां रस की उत्पत्ति होती है उसका नाम तो उन्होंने क्या दे दिया? उत्पत्तिवाद। क्या नाम दे दिया? प्रतीति होती तो नाम क्या दे दिया इसका? प्रतीतिवाद। और जहां रस की पुष्टि होती है उसका नाम क्या दे दिया इन्होंने? पुष्टिवाद। क्या नाम दे दिया? तो भट्ट लोलट के रस निष्पत्ति सिद्धांत के कितने नाम हैं? 3। और भी मैंने बताए थे आपको। आरोप लगा लेता है दर्शक। दर्शक आरोप लगा लेता है। किस पे आरोप लगा लेता है? अनुकर्ता पर अनुकार्य का आरोप लगा लेता है। अनुकर्ता पर अनुकार्य का आरोप लगा लेता है, इसलिए इसका नाम आरोपवाद। उसे दर्शक को अनुकर्ता में अनुकार्य का भ्रम होता है, इसलिए इसका नाम भ्रमवाद। दर्शक को अनुकर्ता और अनुकार्य एक ही लगने लग जाते हैं तो तद्रूपता अनुसंधान भी है। ये सारी बातें हम करेंगे। तद्रूपता अनुसंधान, वैसा का वैसा रूप की खोज कर रहा है वो, तद्रूपता अनुसंधान, इतने नाम है इसके। घबराना मत, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ये सुनने में आपको जरूर ऐसा लग रहा है कि क्या है कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। देखो, उत्पत्तिवाद, ये तो अभी तो मैंने ऐसे लिखा ना तो समझ में नहीं आया आपके, कम आएगा कि बोधक बोधक क्या होता है, पोषक पोषक क्या होता है, उत्पादक उत्पादक। उत्पादक उत्पादक समझ में आ गया? आ गया ना? सारे ऐसे ही समझ में आएंगे। सुनो, इन तीनों से हमने 3 नाम निकाल लिए, ठीक है। इसी प्रकार भट्टलोलट के बाद में किसका नाम आया था? शंकुक का। शंकुक ने क्या कहा? शंकुक ने कहा कि संयोग का अर्थ है अनुमाप्य अनुमापक अनुमाप्य अनुमापक। और अनुमाप्य अनुमापक संबंध से रस की निष्पत्ति ना होकर रस की तो क्या होती है? अनुमिति। क्या होती है रस की? और रस सिद्धांत का नाम ही क्या दे दिया इन्होंने? अनुमितिवाद। क्या नाम दे दिया इन्होंने? अनुमितिवाद। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? फिर था भट्टनायक। भट्टनायक ने कहा
कि संयोग का अर्थ है भोज्य भोजक। क्या अर्थ है? भोज्य भोजक। और निष्पत्ति का अर्थ है भुक्ति। निष्पत्ति का अर्थ क्या है? भुक्ति। और सिद्धांत का नाम क्या दे दिया इन्होंने? भुक्तिवाद। क्या नाम दिया सिद्धांत का? भुक्तिवाद। चौथा है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने क्या कहा? संयोग का अर्थ है व्यंग्य व्यंजक। फिर निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति। निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति। और सिद्धांत का नाम अभिव्यक्तिवाद। या यहां से आएगा प्रश्न। दो ही टेबल है जहां से प्रश्न आना है, भट्टनायक, शंकुक, भट्टलोलट और अभिनव गुप्त। या तो इस टेबल से या इस टेबल से पक्का ही है आपको एक प्रश्न मिलेगा। पक्का ही डेफिनेट है कि एक प्रश्न आपको यहां से दिख जाए, मिल जाए। ठीक है, यहां तक कहीं कोई डाउट आई है? कोई भी समस्या कोई हो तो बताओ। नहीं? चलो अब सुनो। रस सिद्धांत के व्याख्याकर्ता में सबसे पहला नाम आता है इसका भट्टलोलट का। भट्टलोलट रस निष्पत्ति के सिद्धांत के प्रथम व्याख्याकार हैं। अब सुनिए इनके बारे में। करो मैं स्टार्ट। जनरल सी बात बता रहा हूं। पहली बात तो ये याद रखना, रस निष्पत्ति सिद्धांत के या रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार थे। दूसरी बात, इनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। इनका कोई भी ग्रंथ प्राप्त, इसका भट्टलोलट का कोई भी ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। तो इनके सिद्धांत की जानकारी कहां से मिलती है? सिद्धांत का उल्लेख कहां मिला? इनके द्वारा प्रदत्त सिद्धांत का उल्लेख एक तो अभिनव भारती में मिला, एक काव्य प्रकाश मम्मट का ग्रंथ है, एक ध्वन्यालोक लोचन। इन ग्रंथों में हमें भट्टलोलट के ग्रंथ की या भट्टलोलट के मत की जानकारी का उल्लेख मिलता है। खुद का ग्रंथ नहीं मिला, लेकिन इन विद्वानों ने बताया कि भट्टलोलट ने कुछ कहा था। अगर इनका खुद का ग्रंथ मिल जाता तो हो सकता है हमें और अच्छी डिटेल मिलती। सबसे खास बात यह है कि भरत मुनि के रस सूत्र के सबसे करीब है यह सिद्धांत। किसका? भट्टलोलट का सिद्धांत। याद रखना कि इनका सिद्धांत भरत मुनि के रस सूत्र के सर्वाधिक करीब है। इनका सिद्धांत भरत मुनि के रस सूत्र के सर्वाधिक क्या है? करीब है। किनका सिद्धांत? अब सुनो इसकी बात को।
भट्ट लोलट के सिद्धांत का नाम, एक सिद्धांत, एक भी नाम बोल दो आप कोई। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद कौन सा सिद्धांत है? उत्पत्तिवाद। बाकी सारे नाम हम बाद में भी लिख लेंगे, है ना। ये समझो क्या है उत्पत्तिवाद। इस भट्ट लोलट के उत्पत्तिवाद में भट्ट लोलट ने क्या कहा? भट्ट लोलट के अनुसार, भट्ट लोलट के अनुसार रस की मूल स्थिति, रस की मूल स्थिति किसमें होती है? अनुकार्य या मूल पात्र या ऐतिहासिक पात्र में होती है। ऐतिहासिक पात्र में होती है। समझ गए? इन्होंने क्या कहा? भट्ट लोलट जी ने ये कहा कि रस की मूल स्थिति अनुकार्य में, इसमें अनुकार्य में, मूल पात्र में या ऐतिहासिक पात्र में होती है। क्लियर? फिर क्या हुआ? अगर मूल पात्र या ऐतिहासिक पात्र में होती है तो क्या है? अनुकर्ता, अनुकर्ता कौन? अभिनेता। यस, अभिनेता या नट। अनुकर्ता अपनी अभिनय कला से, अपनी अभिनय कला से मूल या ऐतिहासिक पात्रों के करीब पहुंच जाता है। करीब पहुंच जाता है। दूसरी स्थिति होगी। पहली स्थिति क्या है? रस तो कहां है? रस कहां है? अब अनुकर्ता क्या कर रहा है? अनुकर्ता रोल अदा कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। उस रोल प्ले से अनुकर्ता अनुकार्य के बहुत करीब पहुंच जाता है, मतलब लगभग राम लगने लग जाता है वो। समझ गई? और इस स्थिति को कौन देख लेता है? दर्शक। सामाजिक अनुकर्ता में अनुकार्य का आरोप करते हैं और चमत्कृत होते हैं। क्या होते हैं? चमत्कृत होते हैं। समझ गए? मतलब उनको चमत्कार होता है कि हाँ वाह अच्छा लगा, चाहे वो उनको रोना पड़े, चाहे उनको हंसना पड़े, चाहे उनको प्रेम आए, चाहे उनको गुस्सा आए, चाहे ईर्ष्या आए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनको चमत्कार मिल जाता है कि हाँ ठीक है। समझ गए? तो ये है इन भट्ट लोलट की उत्पत्ति की रस की प्रक्रिया। रस सबसे पहले कहां मिला हमें? अनुकार्य से किस मूल पात्र के करीब पहुंच जाता है? कौन? सामाजिक अनुकर्ता पर किसका आरोप कर लेता है? सामाजिक अनुकर्ता पर किसका आरोप कर लेता है? इसीलिए इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ जाएगा? आरोपवाद। क्यों पड़ा आरोपवाद? अनुकर्ता पर अनुकार्य का आरोप लगा लिया किसने? सामाजिक ने। किसने? सामाजिक ने। भट्ट लोलट के मत में 3 बातें हमने अभी तक पढ़ी है। सबसे पहला मत ये था,
अनुकार्य। अनुकार्य में क्या पढ़ोगे आप अनुकार्य के बारे में? बर्टोल्ट ने रस की मूल उपस्थिति, रस की मूल उपस्थिति कहां स्वीकार की है? समझ गए क्या? अनुकार्य में रस की मूल उपस्थिति इन्होंने, समझ गए, स्वीकार की है। अब जब इन्होंने रस की मूल उपस्थिति वहां स्वीकार की है अनुकार्य में, अनुकर्ता, अनुकर्ता का मतलब आप क्या लोगे? नट। अनुकर्ता क्या करेगा पता है क्या? अनुकर्ता अपनी अभिनय कला से, अपनी अभिनय कला से अनुकार्य के समीप पहुंचेगा। समझ गए क्या? समीप पहुंचने का मतलब उसके जैसा लगने लग जाएगा, उसके जैसा लगने लग जाएगा। जैसे वो उसको ऐसा मेकअप कर देंगे, उसको ऐसा ड्रेसअप कर देंगे कि हमें वो लगने लग जाएगा कि ये वास्तविक है। समझ रही हो? एक जैसे एक मूवी आई थी, अगर आपने कभी देखी हो तो, मूवी, हाँ देखो कौन सी, कोई मैं कहते ना बुक आई है कभी पढ़ी हो तो, कह जी नहीं, मूवी बता दो कौन सी थी। एक ऐसी मूवी आई थी जय संतोषी माँ, किसी जमाने में, आपको तो क्या पता है ना, जय संतोषी माँ नाम से एक मूवी आई थी। ये कहते हैं कि संतोषी माँ नाम की कोई देवी थी नहीं, लेकिन उस मूवी के बाद में लोगों की धारणा इतनी गजब बनी कि संतोषी माँ का जैसे राधा को अवतारित कर दिया ना बाद के कवियों ने, वैसे ही संतोषी माँ का अवतार हो गया। और उस मूवी को जैसे कभी वो आती ना टीवी पे, हाँ 1990 से 2000 के दशक में जब वो मूवी आती टीवी पे जय संतोषी माँ, तो लोग बाग अपने सारे काम धंधे बंद करके और टीवी के आगे बैठ जाते। खास तौर से हमारे जो जैसे दादी जी वगैरह थे ना, वो देखते उसको। और जहां जहां उस संतोषी माँ में उस एक महिला होती है, उसको बड़ा दुख, दुख कौन दे सकता महिला को? सास ही देती है बेचारी। हाँ देखो, जबरदस्ती बदनाम है कि सास ही देती है, वो सास उसे दुख दे रही है। और अब देखो कि उसको दुख दिया जा रहा है, उस दुख तो उसको दिया जा रहा है, अब दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वो दादी जी रो रहे हैं बैठे बैठे। समझ रहे हो ना? तो एक्चुअली क्या है कि ये रस की प्रतीति, ये प्रतीति जन्य रस है, प्रतीत हो रहा है कि ऐसा हो रहा है। समझ गए? अब सुनो आगे क्या हुआ। आगे ये हुआ, अनुकार्य रस में रस की मूल स्थिति है, अनुकर्ता अभिनय कला से किसके करीब पहुंच जाता है? अनुकार्य के करीब पहुंच जाता है। किसके करीब पहुंच गए ये? अनुकार्य के। सामाजिक इसमें क्या रोल अदा करता है? सामाजिक, सामाजिक क्या करता है भाई इसमें? सामाजिक क्या करेगा? सामाजिक अनुकर्ता में, अनुकर्ता में अनुकार्य का आरोप लगा लेता है और चमत्कृत होता है। चाहे इन्होंने रस की स्थिति चाहे कहीं स्वीकार की हो, लेकिन सामाजिक को रस से दूर कोई रख ही नहीं सका। दर्शक, पाठक, सामाजिक प्रेक्षक को रस से कोई दूर रख ही नहीं सकता। अब ये हुआ क्या, सामाजिक ने अनुकर्ता पर किसका आरोप मढ़ दिया? अनुकार्य का। देखो अभिनय कला से अनुकार्य के समीप पहुंच जाता है, अनुकर्ता अनुकार्य के समीप पहुंच गया, तो अनुकार्य का आरोप किस पे हो गया? अनुकर्ता पर। और इसी आरोप से चमत्कार किसको हुआ? इसका मतलब कहीं ना कहीं सामाजिक इफेक्ट हुआ। लेकिन वो कहता सामाजिक की जरूरत नहीं है, रस तो यहां था, यहां से सामाजिक तक पहुंचा है। देखो क्या लिखा यहां, देखो मूल उपस्थिति, मूल उपस्थिति कहां मानी है? मैंने अभी एक लाइन बोली, अगर आपने सुनी हो,
कि रस सामाजिक को रस से दूर कोई कर ही नहीं सका, चाहे वो शंकु का आया, चाहे अभिनव गुप्त आया, चाहे वो भट्टलोलट जी आए, कोई भी आए, कोई भी सामाजिक को रस से दूर नहीं कर सके। सामाजिक तो रस में रहेगा, अगर सामाजिक को कर दोगे दूर तो सामाजिक के बिना रस की उत्पत्ति है ही नहीं। लेकिन रस की मूल उपस्थिति कहां मानी? इसने कहा रस की मूल उपस्थिति है अनुकार्य में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो, सामाजिक ने अनुकार्य पर अनुकर्ता का क्या लगा दिया था? आरोप। आरोप लगा देने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? इसे आरोपवाद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये भी हो सकता है कि सामाजिक को अनुकर्ता में अनुकार्य का भ्रम हुआ। क्या हुआ? भ्रम हुआ, इसलिए इसे क्या कह देंगे हम? ब्रह्मवाद। क्या कहते हैं इसको? ब्रह्मवाद कहते हैं। क्लियर? अब देखो, इन्होंने भट्टलोलट ने रस की प्रक्रिया के 3 चरण बताए कि स्थायी भाव त्रिमुखी है, संयोग शब्द त्रिमुखी है। इन्होंने क्या कहा भट्टलोलट जी ने कि संयोग शब्द जो है ना, भट्टलोलट ने संयोग शब्द को त्रिमुखी माना। क्या माना? त्रिमुखी माना। अब त्रिमुखी कैसे माना वो सुनो। इन्होंने ये कहा, भट्टलोलट जी ने ये कहा कि स्थायी भाव व विभाव में, स्थायी भाव व विभाव में उत्पाद्य, समझ जाओगे कैसे? स्थायी भाव व विभाव में उत्पाद्य, उत्पादक संबंध होता है। उत्पादक संबंध होता है। पहला तो क्या मान लिया इन्होंने? स्थायी भाव और विभाव में कौन सा संबंध मान लिया इन्होंने? उत्पादे। समझ रहे हो? किसका संबंध उत्पादे उत्पादक माना इन्होंने? स्थायी भाव का संबंध। स्थायी भाव का संबंध विभाव के साथ उत्पादे उत्पादक संबंध। बता सकते हो कैसे? उत्पादे उत्पादक तो मैंने अभी बताया था कि उत्पादक फैक्ट्री और उससे निकलने वाले टी शर्ट, उससे निकलने वाले कपड़ा, उत्पादे। पैदा कौन कर रहा है? उत्पादक। कारखाना क्या है यहां पर? और उस कारखाने से उपज जो हुई वो क्या है? उत्पादे। समझ गए? विभाव, विभाव क्या होते हैं? कारण। विभाव क्या होते हैं? जिन कारणों से स्थायी भाव जागा। उत्पादे क्या हुआ? स्थायी भाव। समझ गए क्या? तो वो कह रहा है कि स्थायी भाव और विभाव में तो उत्पादे उत्पादक संबंध होता है। समझ गए? स्थायी भाव और विभाव में तो उत्पादे उत्पादक संबंध होता है, कारण और कार्य। समझ गए क्या? कि कारण विभाव क्या होता है? कारण विभाव का मतलब वे कारण जो स्थायी भावों को जागृत करते हैं। समझ रहे हो क्या? वे कारण जो स्थायी भावों को क्या करते हैं? जागृत। वे कारण जो स्थायी भावों को जागृत करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? विभाव। अब विभाव ने जो चीज बनाई है वो क्या बना? स्थायी भाव। जागते रहो, वो क्या बना? तो इसका मतलब उत्पादक उत्पादक संबंध हो गया, दोनों में हो गया ना? तो सबसे पहली गड़बड़ इसने यही कर दी, स्थायी भाव और विभाव में उत्पादक उत्पादक संबंध बता दिया। आप बता सकते हो क्या गड़बड़ है इसमें? बता सकते हो? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने स्थायी भाव और विभाव में उत्पादक उत्पादक संबंध बताया कि विभाव तो है उत्पादक और उत्पादन हुआ है स्थायी भाव का। जैसे
सांप आ गया, शेर आ गया, ये तो है कारण, ये तो विभाव, और इसने उत्पादन किसका कर दिया? डर का। तो डर और शेर ये उत्पादक और उत्पाद्य है। डर उत्पाद्य है जो प्राप्त हुआ है, और उत्पादक कौन था इसका? शेर। तो वो कह रहा है शेर में और डर में दोनों ऐसा होने पर दोनों का संबंध उत्पाद उत्पादक संबंध है। लोगों ने यही ऑब्जेक्शन किया कि ये तो बात गलत कर रहे हो आप। अब आप बताओ क्यों गलत कर रहे हैं? क्यों गलत कर रहे हैं? उत्पाद्य उत्पादक संबंध, रस में उत्पाद्य उत्पादक संबंध हो ही नहीं सकता। क्यों? आप बताओ क्यों? उत्पाद्य उत्पादक संबंध, आप जैसे मान लो मैंने उदाहरण दिया कि उसी उदाहरण पे लेके आ रहा हूं वापस भी, वो एक कारखाना है और उसने एक टी शर्ट बना दिया, कोई कपड़ा बना दिया उसने। आज वो कारखाना बंद हो गया, वो कारखाना खत्म ही हो गया, मान लो समाप्त हो गया, बिक गया, बाढ़ में बह गया, डूब गया, भूकंप में खत्म, कुछ भी मान लो, तो क्या वो टी शर्ट भी खत्म हो गई? समझ रहे मेरी बात को? उत्पादक और उत्पादक संबंध का मतलब क्या होता है? उत्पादक ने जो उत्पाद दिया वो मौजूद रहेगा। आज एक पेड़ ने जो फल दे दिया, वो फल आज मेरे पास पड़ा, पेड़ काट दिया तो वो क्या फल भी चला जाएगा उसके साथ? क्या नहीं जा सकता ना? नहीं जा सकता ना। क्या विभाव हटा दे, क्या विभाव को हटा दे तो क्या स्थायी भाव रहेगा? मेरा सिर रहेगा। यस सर। एक बार बताओ, सुनो, इससे सिंपल लैंग्वेज नहीं हो सकती, सीधा सा बता रहा हूं, सुनो। शेर आया, क्या लगा आपको? शेर चला गया तो डर लग रहा है क्या? अभी भी खत्म हो गया ना? समझ इस बात को? शेर आया और क्या लगा आपको? शेर चला गया तो डर खत्म हो गया। तो फैक्ट्री के खत्म होने से क्या कपड़ा खत्म हो गया? कपड़ा तो है। तो उत्पादक उत्पादक संबंध नहीं हो सकता। उत्पादक उत्पादक संबंध तब होता कि जब उत्पादक खत्म हो जाए, उत्पादक चला जाए, तो भी उत्पाद्य बना रहता है, तो भी उत्पाद्य बना रहता है, लेकिन विभावों के जाने पे स्थायी भाव नहीं रहता कभी भी। अरे अक्कल के दुश्मनों, समझ रहे हो? इतना सिंपल, इतनी बढ़िया बात से देखो, एक कुंभकार ने, एक कुम्हार ने मटका बना दिया। अब वो कुम्हार इस दुनिया में नहीं है तो क्या मटका भी नहीं है क्या? मटका तो है ना, मटका है, लेकिन लेकिन सांप चला गया तो भी डर है क्या आपके मन में? अभी निकल रहा है क्या बाहर? नहीं आ रहा ना? इसका मतलब स्थायी भाव और विभाव में उत्पाद उत्पादक संबंध हो ही नहीं सकता। क्लियर? उत्पादक के समाप्त होने पर उत्पाद्य रहता है, सदैव रहता है। सुन लो, उत्पादक के समाप्त होने पर भी उत्पाद्य रहता है। समझ गए? लेकिन विभाव अगर उत्पादक है तो विभाव के रहने पे क्या स्थायी भाव रहेगा? उत्पाद्य रहेगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। विभाव हटा, उत्पाद्य हटा। समझ गए? तो पहली बात इन्होंने कहां गड़बड़ कर दी? स्थायी भाव और विभाव को कैसा संबंध बता दिया इन्होंने? उत्पाद्य उत्पादक, त्रिमुखी संबंध। देखो, फिर इन्होंने कहा कि स्थायी भाव व अनुभाव में, स्थायी भाव व अनुभाव में बोध्य बोधक संबंध होता है। बोध्य बोधक संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? बोध्य बोधक संबंध होता है। किसमें? स्थायी भाव और अनुभाव में। पहले, सबसे पहले रस मैंने इसीलिए पढ़ाया था आपको, रस के अंग, कि आपको विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, व्यभिचार भाव समझ में आए। क्या समझे हो इससे? स्थायी भाव और अनुभाव में बोध्य बोधक संबंध होता है। अनुभाव किसे कहते हैं? भावों का बोध करवाने वाले अनुभाव होते हैं।
अनुभाव है, भाव बोधक है। भावों का बोध करवाने वाले क्या होते हैं? होते हैं ना, भावों का बोध करवाने वाले अनुभाव होते हैं। इजंट क्लियर? अब भावों का जो बोध कराएगा वो अनुभाव है। तो इन्होंने कहा कि स्थायी भाव और अनुभाव में बोध्य बोधक, बोधक माने बोध करवाने वाला, बोध्य माने जो बोध हुआ है। कोई सांप को देख के चिल्ला रहा है जोर जोर से, कांप रहा है, पसीने आ रहे हैं, ये बोधक है, इसे पता चल रहा है क्या बोध क्या हो रहा है कि डर लग रहा है। बोधे बोधक संबंध तो सही है इनका या नहीं है? अरे बोधक बोधक का संबंध मतलब जिस चीज से बोध हो रहा है हमें कि इसको डर लग रहा है, ये बोधे बोधक संबंध है। जैसे मान लो आप चिल्लाओगे, भागो, बचाओ बचाओ करोगे, या पेड़ पे चढ़ोगे, या कहीं छुपने का प्रयास करोगे, ये क्या है? इससे बोध हो रहा है कि आपको डर लग रहा है, ये बोधे बोधक संबंध है। और इन चीजों से बोध हो रहा है, बोधे क्या? डर। समझ गए? तो इन्होंने स्थायी भाव और अनुभाव का क्या संबंध बताया? बोधे बोधक संबंध बताया। फिर इन्होंने कहा कि स्थायी भाव और संचारी भाव में, स्थायी भाव व संचारी भाव में, स्थायी भाव व संचारी भाव में पोष्य पोषक संबंध होता है। पोष्य पोषक संबंध होता है। कौन सा संबंध बताया इन्होंने? पोष्य पोषक। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव जो होते हैं वे पोषक ही तो करते हैं। वे संचरणशील भाव जो रस अवस्था के बीच बीच में आते हैं, तिरोभाव हो जाता है इनका, तिरोहित होते रहते हैं। संचारी भाव किसे कहते हैं? वे संचरणशील भाव जो रस अवस्था के बीच बीच में उठते हैं और तिरोहित होते रहते हैं, जो रस का पोषण करते हैं। समझ गए क्या? अब इन्होंने कहा कि संचारी भाव तो क्या है हमारा? पोषक। और इसे पोष्य किसको मिल रहा है? स्थायी भावों को। पोष्य किसको मिल रहा है? स्थायी भावों को। जैसे मान लो अगर डर लग रहा है तो डर स्थायी भाव है। संचारी भाव डर वाली जो बातें संचारी, गर्व ग्लानि मति मोह मरण मद में जो भी आएगा वो क्या हो जाएंगे? स्थायी भावों को पोष्य देंगे। समझ गए? इसमें भी दिक्कत नहीं। दिक्कत किसमें थी? उत्पाद्य और उत्पादक में। अब जब इन्होंने भरत मुनि ने, सॉरी भट्टलोलट ने संयोग शब्द को कितने मुखी बता दिया इन्होंने? त्रिमुखी। तो इन्होंने कहा कि उत्पाद्य उत्पादक संबंध से तो रस की क्या होती है? उत्पाद्य उत्पादक संबंध से रस की क्या होती है? उत्पत्ति। क्या होती है? बोध्य बोधक संबंध से रस की क्या होती है? प्रतीति। पोष्य पोषक संबंध से रस की क्या होती है? पुष्टि। क्या होती है? समझ गए क्या? इसीलिए इस सिद्धांत के कितने नाम पड़ गए? 3। भट्टलोलट ने निष्पत्ति के भी कितने अर्थ बताए हैं? भट्टलोलट ने निष्पत्ति के 3 अर्थ किए। यानी निष्पत्ति भी कितने मुखी हो गया? 3। एक तो हो गया उत्पत्ति। क्या हो गया? एक हो गया प्रतीति, और एक हो गया पुष्टि। इसी कारण से इस सिद्धांत के कितने नाम हो गए? 3। एक तो हो गया उत्पत्तिवाद, एक हो गया प्रतीतिवाद, और एक नाम हो गया पुष्टिवाद। समझ गए? एक हो गया ब्रह्मवाद और एक हो गया आरोपवाद। समझ गए? प्रतीति से इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि ये जो प्रतीति होती है, भट्टलोलट के अनुसार प्रतीति का संबंध
का संबंध सामाजिक से है। किससे है भाई? सामाजिक से है। प्रतीति माने प्रतीत होना, प्रतीत होने का संबंध किससे है? सामाजिक से। कैसे? वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार इस प्रतीति को इन्होंने कहा कि रज्जु सर्प प्रतीति, रज्जु सर्प प्रतीति। अब रज्जु सर्प प्रतीति क्या है? इन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार रस्सी को सर्प समझ लिया जाता है, समझ लिया जाता है, वैसे ही, कैसे रस्सी को सर्प समझना, वैसे ही अनुकर्ता को अनुकार्य समझा जाता है। इज इट क्लियर? अनुकर्ता को क्या समझ लोगे? कैसे? रस्सी को क्या समझ लेते हैं हम भूल से? सांप समझ लेते हैं। इसी प्रतीति को इन्होंने ये कहा कि ये प्रतीति मिथ्या प्रतीति है। कैसी प्रतीति है ये? मिथ्या प्रतीति से मतलब क्या है? मतलब अवास्तविक को वास्तविक मानना, अवास्तविक को वास्तविक मानना, मतलब रस्सी को सांप मानना, झूठ को भी सच मान लेना। समझ गए? तो अनुकर्ता को हम क्या मानने लग जाते हैं? अनुकार्य। क्या मानने लग जाते हैं? अनुकार्य। समझ गए? और मानने लगने से ही जब ये काम हो रहा है तो इसका मतलब अनुमान आधारित है। ये क्या है? भ्रम आधारित है, आरोप आधारित है। समझ गए क्या? इसलिए लोगों ने इनके मत की आलोचना की कि गलत है, ये सिस्टम इनका गलत है। क्यों गलत है? कमियां क्या है इसके सिद्धांत की? कमी ये है कि इन्होंने रस की मूल स्थिति, इन्होंने रस की मूल स्थिति किसमें मानी है? किसमें मानी थी? अनुकार्य में मानी। रस की मूल स्थिति किसमें मानी? बोलो। अनुकार्य में मानी। इससे क्या हुआ? इससे अनुकर्ता सामाजिक और कवि का महत्व कम हुआ। समझ गए? भी महत्व कम हो गया। वो क्यों? वाल्मीकि क्यों रामायण लिखेगा जब उसको आनंद नहीं आ रहा? वो कह रहा है आनंद राम को आ रहा था, कवि निर्मित पात्र को आ रहा है, कवि को आनंद नहीं आ रहा, तो फिर क्यों कविता लिखेगा कोई? एक तो ये आरोप लगा इन पे। दूसरा क्या आरोप लगा? इन्होंने अनुकर्ता पर अनुकार्य के भ्रम का आरोप लगाया। आरोप से रस नहीं जन्मता। भ्रम हो गया किसी पे, भ्रम से रस नहीं उत्पन्न होता। रस उत्पन्न होगा तो वास्तविक रूप से होगा। तीसरी क्या खास बात है इनके सिद्धांत में? तीसरी बात ये
इन्होंने अनुकर्ता की अभिनेता पर बल दिया, अनुकर्ता के अभिनय कौशल पर बल दिया, यानी वो इतना सुंदर लगे कि वो मूल पात्र के करीब पहुंच जाए, कौशल पर बल दिया। अब अभिनेता किसी को कॉपी तो कर सकता है, हम राम जैसे दिख तो सकते हैं, पर राम के भाव कैसे ला सकते हैं? भावों का अनुकरण तो नहीं हो सकता ना, भावों का अनुकरण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बल दिया। परंतु भावों का अनुकरण असंभव है, भावों का अनुकरण क्या है? असंभव है। और बताएं क्या था? उत्पाद्य, उत्पाद्य, उत्पादक, उत्पाद्य, उत्पादक संबंध, उत्पाद्य उत्पादक संबंध उचित नहीं है। क्यों नहीं है उचित? क्योंकि उत्पाद्य तो उत्पादक के बाद भी बना रहता है, बना रहता है ना, लेकिन स्थायी भाव विभाव के बाद नहीं रहेगा, समझ गए? तो ये संबंध उचित नहीं है। ये इनके सिद्धांत की कुछ कमियां हैं, ठीक है। लेकिन खास बात यह है कि इसने अभिनय कौशल पे बल दिया है। किस पे बल दिया है? अभिनय कौशल पे। और अभिनय कौशल पे बल दिया, इसलिए अभिनय कौशल से किसका विकास होता है? नाटक का विकास होता है। एक ही अच्छी बात है कि नाटक का विकास अभिनय कौशल से होता है। और भरत मुनि के रस सूत्र के सबसे करीब है ये सिद्धांत। तो रस का भोक्ता इन्होंने किसे माना? किसे माना? अनुकार्य को। पहला प्रश्न अपना यही था कि रस की स्थिति, रस, रस निष्पत्ति का मतलब है रस की स्थिति। तो रस की स्थिति इन्होंने किसमें मानी? अनुकार्य में। समझ गए मेरी बात को? कोई डाउट, कोई दिक्कत? कंप्लीट। तो रस निष्पत्ति का पहला सिद्धांत हमने पढ़ा है, आज कंप्लीट किया है, जिसमें भट्टलोलट के बारे में पढ़ा है और रस की उत्पत्ति, रस के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी जुटाई है। नेक्स्ट अपना आएगा संकुक और भट्टनायक। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए भट्टनायक, क्योंकि साधारणीकरण है, भौतिक व्यापार है वहां पर, तो इसलिए वो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। क्लियर? हर चीज को ध्यान से पढ़ेंगे, घबराने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। देखो आप ना फट समझ जाते हो कि घबराने की जरूरत आगे नहीं है ना? ये क्या है? ये बहुत मतलब आपकी बुद्धि, आपकी पकड़ बहुत है। हाँ, जिज्ञासा क्या मतलब? जो मुझे बोलना उससे पहले आपको पता है कि क्या बोलना है ना? काश ऐसा सब जगह ही चलता आपका। चलो, तो ये था रस सिद्धांत और रस सिद्धांत का प्रारंभ। कोई डाउट लगे तो जरूर बताइए। बताओगे? ओके।